हेलो एवरीवन, हम लोग मॉड्यूल 2 का रिवीजन प्रोसेस चालू कर रहे हैं। आज हम फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं उस पर, जो आप लोगों ने कुछ टॉपिक्स बताए हैं और बाकी आप उसको पूरे मॉड्यूल को वैसे रिवीजन करते रहिए और टॉपिक्स बताते रहिए, हम लोग आगे करते रहेंगे। तो उसमें से आज हम 2 टॉपिक उठाने जा रहे हैं। एक तो कैलोरीमेट्री से रिलेटेड है और दूसरा है फ्लूइड से। इसमें कोई फ्लूइड अगर एक्सीलरेटेड है तो उसका फ्री सरफेस का हॉरिजॉन्टल से एंगल कैसे निकालते हैं, ये 2 टॉपिक ले रहे हैं। बाकी और भी टॉपिक अभी आने वाले लेक्चर्स में लेते रहेंगे, इसलिए आप रिवीजन करते रहिए, बताते रहिए। चलिए, तो हम 2 टॉपिक आज लेते हैं। कैलोरीमेट्री जिसमें मेनली आपका क्वेश्चन आता है कि आइस में वाटर स्टीम में सब मिक्स करके फाइनल टेम्परेचर और कंपोजिशन बनाना। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं, फिर इस पे पिछले 2020 में जो 2 क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। कोई भी ऐसा कैलोरीमेट्री क्वेश्चन करने से पहले आपको एक मेरा सजेशन है कि आप ऐसा बना लीजिए, ऐसे लाइंस बना लीजिए। ये लाइन क्या शो करता है, इस पर प्लॉट मैं शो करता हूँ कि ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका आइस है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये यहाँ पर ये आइस हुआ। ये आपका वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इधर वाटर है। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है और ये स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये जो बाउंड्री, ये जो एनर्जी गैप है, ये है MLF। ये एनर्जी गैप है MLV। कहने का मतलब कि अगर आप किसी आइस को मेल्ट करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी देना हो कितना, MLF। वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बन जाएगा। अगर आप कुछ वाटर है उसको अगर आप स्टीम बनाना चाहते हैं तो उसमें आप m ग्राम वाटर MLV एनर्जी देंगे तो वो स्टीम बन जाएगा। या स्टीम अगर कंडेंस होगा m ग्राम तो आपको MLV एनर्जी देगा। वाटर अगर फ्रीज होगा m ग्राम तो MLF एनर्जी आपको देगा। और ये इस बीच में वाटर है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को आप 100 तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हीट का फॉर्मूला यूज करना है आपको MS वाटर डेल्टा T यूज करना है। इसके नीचे आइस है, इसमें फॉर्मूला यूज करना है M आइस डेल्टा T। मतलब आइस में ही कन्वर्जन है तो MS डेल्टा T यूज कीजिए। वाटर कन्वर्जन है तो MS डेल्टा T S वाटर कर लीजिए। और ये फेज का चेंज, ये इसको वेपराइजेशन बोलते हैं, इसको फ्यूजन बोलते हैं। इसके ऊपर आपकी स्टीम है जो कि गैस की तरह बिहेव करेगी, तो इसको आगे की पढ़ाई करने में इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज या थर्मोडायनेमिक्स में किया जा सकता है। कैलोरीमेट्री से इसके अंदर का ही क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें डाटा है जो आपको याद रखना है। S वाटर आपको हमेशा मतलब क्वेश्चन में दिया रहता है अक्सर, बट आप ये स्टैंडर्ड है, सिर्फ याद भी कर सकते हैं। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। S आइस आप याद कर सकते हैं, 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। S ये LF आपका होता है 80 कैलोरी पर ग्राम और LV होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। जब भी आपका कोई मास ऊपर जाएगा, मतलब आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाटर में बदल रहा है, तो आपको एनर्जी चाहिए। और ये सब चीज़ याद करने वाला कोई चीज़ नहीं। बर्फ़ को गलाना है तो आपको उसमें हीट डालना पड़ेगा। पानी को बर्फ़ बनाना उसमें से हीट निकालना पड़ेगा। तो आपको खुद पता है, इसको सिंपल सेंस में रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से पहले ये बात आपको पता है तो कोई एक क्वेश्चन करता हूँ मैं और फिर कोई 2 एग्जाम्पल जो 2020 में आस्क्ड हैं मेंस में वो करता हूँ। तो जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया कि कहा कि 1 kg या 1/2 kg, जो इस 1/2 kg स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको मिला दिया गया 2 kg
आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहा फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। दोनों मिलाने से फाइनली कितना टेम्परेचर हुआ और फाइनली उसके अंदर क्या क्या है आपको बताना है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम कि पहले ये दोनों लाइन, ये जो बाउंड्रीज मैंने कहा पहले प्लॉट कर दीजिए और जो जो क्वांटिटी आपको दिया है उसको यहाँ प्लॉट कीजिए। जैसे आपके पास ½ kg स्टीम एट 100 है, स्टीम जानते हैं आप यहाँ रहता है। ½ kg का मतलब 500 ग्राम्स, kg को ग्राम, बिकॉज ये ग्राम में डाटा आसान होता है वो है। और आपके पास 2 kg आइस एट -10 मतलब नीचे है, यहाँ पर -10 पे है, 2 kg मतलब 2000 ग्राम। इनको मिक्स कर देना है। मिक्स करने से फाइनली दोनों का टेम्परेचर सेम होके रहेगा। इसलिए पहले क्या कीजिए, पहले अब क्या होगा, स्टीम आपको एनर्जी देगी और आइस एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या करना है, दोनों तरफ से एक एक स्टेप चलिए, इनका एक स्टेप चलिए, इनका एक स्टेप चलिए, फिर डिसाइड कीजिए किसको चलना चाहिए और अंत में दोनों को एक जगह मिला देना है। तो या तो टेम्परेचर और कंपोजिशन वहाँ से निकाला आता है। चलिए तो हम इसको यहाँ से यहाँ ले आए। पहले मान लीजिए स्टीम कंडेंस होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 वाटर आ जाता है, तो कितना आपको एनर्जी देगा ये। अभी फॉर्मूला पढ़े हम लोग MLV मतलब हुआ 5000 इंटू 540, जो वैल्यू अभी लिखे थे ये हो जाएगा आपका 000 यहाँ हो गया, एक और 0 हो गया और ये हो गया 27, इतना कैलोरी। ठीक है। और फिर अब एक स्टेप चल के उसी को मत चले, दोनों तरफ चलिए। अब इनको देखिए, इनको कितने की रिक्वायरमेंट है पता लगाइए। तो यहाँ आइस में जाने से लिए फार्मूला लगाएंगे MS आइस ½ वही बताया था आपको इंटू ΔT 10, ये हो गया सर 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ आपको इतना कैलोरी चाहिए और मिला बहुत ज़्यादा है। अभी बहुत ज़्यादा मतलब देने वाला बहुत ज़्यादा थी, अभी और ले सकते हैं। तो इनको आगे बढ़ाइए। फिर अब इनको एक बाउंड्री चले, एक स्टेप चलिए। अब सोचिए इनको कितना यहाँ चाहिए। तो यहाँ फार्मूला आपको होता है MLF, यहाँ एनर्जी चाहिए MLF। तो M हमारे पास है 2000 और LF है 80, का मतलब हुआ 16 पर 4 zeros। तभी कितना हुआ देख रहे हैं यहाँ पे 17 10⁻⁴ और यहाँ है 27 10⁻⁴। तो अभी जितना मिला अभी ये लोग नहीं ले पाए, इनको और आगे बढ़ना चाहिए। तो इनको आगे बढ़ाएं, बिकॉज तो 27 दे ही रहा है, उतना तो आप ले नहीं पाए, अब तो आप 17 ही ले पाए हैं, तो आप और लीजिए। तो आप बीच मत जाइए, हमेशा एक स्टेप चलिए, बीच मत रुकिए। ये मत सोचिए कि बीच में आसमान के सर इस बीच में हो गया तब क्या होगा। एक्चुअली में हम चेक कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। ये दोनों एरो मिलेगा तो भले ही सोल्यूशन गलती होगा, बट टेक माय वर्ड्स, आपके फाइनल टेम्परेचर कंपोजिशन में से एक आंसर जरूर मिलेगा और फिर आपको दूसरे के लिए सॉल्व करना होगा। अब देखते हैं और इनको कितना चाहिए। तो अब फॉर्मूला कौन लगाएंगे, MS वाटर ΔT। M मतलब कितना 2000, S1 वाटर ΔT मतलब 100। तो ये हो गया सर कितना 2001 इन ΔT। तो ये हो गया 20 यहाँ हुआ और पावर 4। ठीक है, इतना इनको चाहिए और 20 इंटू 10⁻⁴। यहाँ 20 10⁻⁴ चाहिए, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 1 है। तो कितना हो गया देखिए, अब 16 और 17 और 20 37 हो गया। यहाँ तक अगर आना है तो इनको 37 चाहिए, बट मिला कितना आपके पास है, सिर्फ 27। इसका मतलब ये यहाँ तक नहीं पहुँच सकते।
जितने को चाहिए वो नहीं दे पा रहे, यानी उनको भी नीचे आना होगा। ये समझ में आ गया? मतलब हम जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा, तो मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया, बट आंसर आ गया। क्या? अगर एरो जहाँ मिलेंगे तो इन दो में से एक आंसर जरूर मिलेगा, या तो आपको फाइनल टेम्परेचर निकल जाएगा या फाइनल कॉम्पोजिशन पता चल गया। इस बार क्या पता चला कि भाई ये वाटर हो गया है और इनको भी नीचे आना है, बीच में कहीं मिलना है। तो बीच में मिलना है तो स्टीम भी वाटर बन जाएगी और आइस भी वाटर बन जाएगा, तो पूरे अंदर क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। यानी हमको पता चल कितना वाटर बन गया। तो 2 kg नीचे से गया है और ½ kg ऊपर से आया, तो एक आंसर हो गया कि कॉम्पोजिशन हो गया उसमें 2.5 kg वाटर ही है उसके अंदर। ये तो हम लोगों को क्लियर हो गया। ठीक, अब तो ये एक टेम्परेचर, अब कॉम्पोजिशन निकलते टेम्परेचर T निकाल सकते। अब हम लोग कहेंगे भाई ये संभव नहीं है, इसलिए हम लोग को यहीं पर रुकना पड़ेगा, मान लीजिए T पर रुकना पड़ेगा। तो इस बार हम अभी कैलकुलेशन सुधारेंगे। एक बार चेक आपको जरूर करना पड़ेगा, तभी सही होगा। तो ये अब यहाँ से T तक जाएंगे और ये भी यहाँ तक T तक आएंगे, जितना ये देंगे उतना हम लेंगे और हम यहाँ से T निकाल देंगे। तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ तक तो हम मिला था 27 × 10⁴, ये मिल गया था हमको, प्लस और कितना देंगे? तो 500 × 1 × 100 - T, ये 100 से T पे इतना हमको मिला, इक्वल टू यहाँ से कितना चाहिए? तो यहाँ चाहिए 1 × 10⁴ और 16 यहाँ तक तो हो गया था, 17 × 10⁴ तो यहीं तक हो गया था। अब प्लस हम और लेंगे 0 से T जाने के लिए, तो 2000 × 1 × T - 0, और यहाँ से हम T की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ T सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको फाइनल टेम्परेचर निकल जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर ऐसे निकालते हैं, फाइनल कंपोजिशन ऐसे निकालते हैं। ऐसे किसी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। सो आपको हम वो दो एग्जाम्पल्स हैं उनको लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता ले फिर हम एग्जाम्पल स्टार्ट करें। एक होता है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, ये दोनों चीज़ जो मिला रहे हैं, स्टीम और जो ये आइस मिला रहे हैं, तो कोई बर्तन में आप मिलाएंगे, बर्तन को अक्सर कैलोरीमीटर कहा जाता है। तो जब बर्तन में मिलाएंगे तो जैसे ये टेम्परेचर बदल रहा है उसके हिसाब से उस बर्तन का भी टेम्परेचर बदलाव होगा। तो बर्तन भी हीट लेगा, बदलाव होगा तो बर्तन भी हीट ले सकता है और दे सकता है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए पहले उसमें बर्तन में स्टीम डाले थे और स्टीम था उसमें आइस पता नहीं कैसे डाल दिए, तो पहले बर्तन का टेम्परेचर कितना रहा होगा? 100, और फाइनली टेम्परेचर तो बीच में आ जा रहा है, यानी स्टीम भी ठंडी हुई है। इसका मतलब बर्तन सॉफ्ट तो वो भी ठंडा हुआ है, तब इस केस में बर्तन आपको एनर्जी देगा। इसका उल्टा क्या हो, मान लीजिए बर्तन में पहले हम लोग आइस रखे होते हैं तो बर्तन का टेम्परेचर 0 होता और फिर स्टीम वो पास करते, तो टेम्परेचर कुछ T आने वाला तो बर्तन का टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए बर्तन इस बार एनर्जी लेता। तो उसका भी लेन देन का हिसाब करना होगा। उसी के लिए कॉन्सेप्ट आता है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट मतलब होता है कि अगर हम कह दें कि बर्तन है जिसमें मिक्स होना है, इसको कैलोरीमीटर कहा जाता है। कैलोरीमीटर होता है जो बाहर से थर्मली इंसुलेट कर दिया जाता था कि बाहर से हीट आए जाए ना, इसे मिक्स करते हैं। तो इसको अगर हम इसका वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं, m ग्राम अगर दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि जो बर्तन है अपना कितना हीट लेगा वो उतना ही लेगा जितना m ग्राम वाटर लेता सेम राइज इन टेम्परेचर के लिए। क्या मतलब हुआ? वाटर इक्विवेलेंट क्या हुआ कि m ग्राम है, इट मीन्स इम्प्लाइज दैट दिस जो कंटेनर है, जो कैलोरीमीटर जो भी कह लीजिए, कंटेनर विल एक्सचेंज सेम अमाउंट of heat as exchanged by m ग्राम of water। किसी बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट m ग्राम, इसका मतलब बर्तन उतना ही हीट ले, जब उसका टेम्परेचर बदलेगा
तो उतना ही हीट का लेन देन करेगा, जितना उतना ही टेम्परेचर बढ़ने घटने के लिए वो m ग्राम वाटर लेता चाहे देता। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेगा, घटेगा तो देगा। तो इसे इस बर्तन को हटा के एक इक्विवेलेंट, इसीलिए नाम लिखा वाटर इक्विवेलेंट, इस बर्तन की जगह वाटर यूज करें तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट लेने से इक्वल आंसर आएगा, इसीलिए इसको वाटर इक्विवेलेंट कहा जाता है। दूसरा बात, आप जानते हैं जब तक टेम्परेचर कोई बर्तन, मान लीजिए कोई बर्तन है उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस रखा है और वो आइस पिघल गई तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बन गई, तो क्या उसमें तो हीट लगा, आइस को वाटर बनने के लिए तो हीट लगा होगा, बट जब उसमें बर्फ़ रखी थी तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड थी और पिघल के भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बनी, तो क्या बर्तन का टेम्परेचर चेंज हुआ? बर्फ़ था तो 0 था, पानी है तो 0 है, तो बर्तन का टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब अब जो बर्तन है वो इस केस में हीट का लेन देन नहीं करेगा। जब तक बर्तन का टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा वो हीट का एक्सचेंज नहीं करेगा। इसलिए कंटेनर जो वाटर होगा वो कभी भी फेज चेंज के दौरान हीट का लेन देन नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो इस पे हम अब एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं। चलिए 2 एग्जाम्पल हम करते हैं आपके लिए। एक एग्जाम्पल है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि m ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में मिक्स किया गया 200 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहता है कि ये दोनों करने से क्या बना, तो पूरा वाटर बन गया एट 31 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, ये पूरा मिलाने से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पूरा वाटर हो गया। कहता फाइंड m। ये पिछले साल का क्वेश्चन है, मेंस का करते हैं। तो फिर वैसे हम लोग ऐसे प्लॉट करेंगे, 4 लाइन प्लॉट कर दीजिए, जो चीज़ जहाँ दिया वहाँ बना दीजिए। क्या क्या बना दीजिए, m ग्राम आपकी स्टीम है किस पे, 100 पे, और आइस है 0 पे आइस है कितना, 200 ग्राम। अब फाइनल कहाँ पहुँचाने की तो कह दिया, तो पहुँचा दिया जाए, फिर तो 40 पे पहुँचा देना है, यानी स्टीम भी यहाँ से आएगी और यहाँ तक पहुँचेगी, ये वाटर बनेगा, वाटर फिर 40 पहुँचेगा, दोनों के हीट लेंथ बराबर करके हम m निकालेंगे। चलिए तो करते हैं, बोलिए। सो ये यहाँ से हीट कितना देगा आपको, m इंटू 540 प्लस, अब ये आपका वाटर हो गया, तो 100 से 40 गया m वाटर, तो m इंटू 1 इंटू 100 माइनस 40 मतलब 60। ये इतना एनर्जी आपको मिला। और कितना चाहिए, तो 0 से पहले 0 जाते हैं हम लोग, मेल्ट किया जाए इसको, तो 200 इंटू 80 mLF प्लस, अब ये 0 से 40 वाटर जाएगा, तो 200 इंटू 1 इंटू 40, यहाँ से हमको m निकालना है। देखिए ये हो गया 600 m, हुआ ना, 600 m इक्वल टू ये हो गया 16 पर 000 और 8 पर 000। यहाँ से हमको m निकालना है। 2 0 तो पहले कैंसिल कर दिया जाए, तो हो जाएगा और ये कितना 24 240 नहीं अपॉन 6 हो गया, 30 ग्राम इज द आंसर, सॉरी 40 ग्राम इज द आंसर।
समझ बात, इजी है। दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हुआ कि कैलोरीमीटर विथ वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम contains 180 ग्राम वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक कंटेनर है जिसका वाटर इक्विवेलेंट लेना है 20 ग्राम, इसमें 180 ग्राम वाटर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये क्वेश्चन आया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें स्टीम पास किया गया, m ग्राम स्टीम पास की गई एट किस पे, स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर m ग्राम स्टीम इसमें किसी तरीके से पास करके बंद कर दिया गया। तो कहता कि अगर फाइनल टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो m की वैल्यू बताना है। अप्रॉक्स मतलब नियरली वर्ड इसमें यूज हुआ है, पता नहीं, देखा जाए कैसे क्यों, ये बताना, m ग्राम स्टीम का वैल्यू बताना है। चलिए हम अपना काम करते हैं। क्या क्या पहले बनाया जाए, ये 2 लाइन बनाए, ये 2 लाइन बनाए, और क्या क्या कौन m ग्राम हमारे पास इस बार है स्टीम एट 100, और उसके अंदर वाटर इस बार वाटर है कितना, 180 ग्राम वाटर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, और पहले उसमें वाटर है इसलिए कंटेनर का भी 20 ग्राम, यही कंटेनर भी यहीं ले लेंगे कि 20 ग्राम वाटर के बराबर कंटेनर भी हो गया, बिकॉज पहले उसमें वाटर है। तो वाटर ये कितने और 25 है, तो उसमें दिस नाउ कंटेनर इज इक्विवेलेंट टू 20 ग्राम ऑफ वाटर। अब कह रहा है फाइनल टेम्परेचर कितना हो जा रहा है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। m की वैल्यू बतानी है, मतलब इन लोगों को यहाँ से यहाँ तक जाना है और स्टीम को कंडेंस होना है और फिर 31 तक आना है। तो बस, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो लिख दिया जाए। सो यहाँ से एनर्जी कितनी हमको मिलेगी, m इंटू 540 प्लस m ग्राम 100 से आएगा 31, तो m इंटू 1 इंटू 100 माइनस 31, ये एनर्जी आपको मिला, इक्वल टू, इसको जोड़ दे तो 200 हो जाएगा। 200 ग्राम वाटर 25 से 31 जाएगा, तो 200 ग्राम वाटर 31 माइनस 25 जाएगा। यहाँ से m को सॉल्व करना है। आई थिंक आपका समय नुकसान ना करें हम, आप यहाँ से m सॉल्व कर लेंगे। ठीक बात। तो ये कैलोरीमेट्री हुआ, इसी रेंज के क्वेश्चन आते हैं मेंस में, निट में, इसी लेवल के दोनों ही में आते हैं, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इस पर और क्वेश्चंस कर लीजिए तो हो जाएगा। मैं एक बात आज एक चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोगों ने 4 मॉड्यूल में बांटा है पूरा रिवीजन प्रोसेस को। तो जब 4 मॉड्यूल पूरा हो जाएगा तो हम लोग 4 मॉड्यूल का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक रहेगा भाई, रिवीजन तो हो गया, आपने रिवीजन तो हो गया, फिर उसका हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस का मतलब क्या होगा, हम चारों मॉड्यूल जैसे जैसे चैप्टर थे उसके हिसाब से आपको हम क्वेश्चनेयर्स लोड करेंगे यहाँ पर, और आप उनको सॉल्व करेंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे मिक्स करके चारों मॉड्यूल को, मॉड्यूल 1 4 का, और फिर उम्मीद करते हैं कि हर एक टॉपिक आपका ऐसा रिवाइज हो जाएगा। बिकॉज सिर्फ फॉर्मूला कर लेने से और इसे देख लेने से ही तो मेथड समझ आया, जब तक आप उस पर क्वेश्चंस नहीं करेंगे वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो जिन लोगों ने मान लीजिए टॉपिक पूछा, उन लोगों को एक समझ में आ गया, तो उनको तुरंत आज का आज इस पर कुछ 10-15 क्वेश्चन जरूर करने चाहिए इस तरह के, तो ये फिर आपको लगेगा हाँ अभी मेरा पक्का हो गया। सिर्फ ये सुनने से नहीं होगा, सुनने से आप समझ गए ना हो, अब आपको ऐड करना हो, जब आप करेंगे तब आपके साथ हो जाएगा, आपका हो जाएगा। ठीक बात, तो ज़रूर इस पर कीजिएगा जिन लोगों को ये दिक्कत है। नेक्स्ट एक और टॉपिक कवर करेंगे, उसमें लिखा आपने वही टॉपिक की एंगल
ये फ्लूइड्स है मेड बाय फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विथ हॉरिजॉन्टल इन हॉरिजॉन्टल मतलब एक्सेलरेटेड केस में ही होगा और क्या। चलिए इन एक्सेलरेटेड कंटेनर्स, जब कोई फ्लूइड का कंटेनर एक्सेलरेट करता है तो उसका जो लिक्विड का फ्री सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है, वो वाले क्वेश्चन। तो सर अगर ये वर्टिकली अप डाउन है तब तो जानते ही आप एकदम क्या रहेगा, ये ऐसे रहेगा, लिक्विड का फ्लैट ऐसा है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 0 डिग्री रहेगा। दूसरा सेकंड है कि अगर ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है तो क्या करना है, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट होना है। जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है और ऐसे एक्सेलरेट हो रहा है तो लिक्विड कुछ ऐसे बनाने लगता है, पीछे हट जाता है, और ये जो थीटा होता है वो होता है tan थीटा इक्वल टू ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अपॉन जी, tan A/g। थर्ड है कि अगर कुछ 2D में है, ऐसे कुछ इस तरह से एक्सेलरेट हो रहा है, तब बताना कि ये थीटा कितना होगा। तब क्या करना, आपको इसको रिजॉल्व कर लेना है। इसको रिजॉल्व कर लेना है, मान लीजिए इसको मैं ए हॉरिजॉन्टल लिख दिया हूँ, उसको ए वर्टिकल लिख दिया हूँ, ये नेट एक्सेलरेशन, इसको कुछ अल्फा थीटा देगा, आप रिजॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा ए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अपॉन जी प्लस माइनस ए वर्टिकल, कब प्लस कब माइनस, जब ये ऊपर जाएगा, अगर इस तरह से ए वर्टिकल है तो आपको जी प्लस ए लेना है, अगर नीचे जाता है तो आपको जी माइनस लेना है। जैसे कि कोई नॉर्मल लगता है, कोई सरफेस पे आप ऊपर ले जाते हैं तो एम जी प्लस ए हो जाता है, इफेक्टिव जी, नीचे जाने से जी माइनस ए हो जाता है। तो यही होगा, या तो नहीं चलेगा तो हॉरिजॉन्टल चलेगा, चाहे 2D चलेगा, तो ऐसा सॉल्व कर लीजिए। इतने बात, इससे अधिक आपको नहीं आता है, इसी को यूज करना। हाँ, क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तभी भी आएगा, बात इससे अधिक नहीं आती, ठीक है। सो इससे बात बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बात इतनी होती है, आप इसको हमेशा कर सकते हैं। एक जैसे हम लोग कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कहा कि एक इंक्लाइन सरफेस है और इसमें एक ऐसा ट्रॉली है, ऐसा ये मान लीजिए अल्फा एंगल है इंक्लाइन, इस ट्रॉली को एक्सेलरेट कर रहे हैं हम लोग ऊपर की तरफ जी साइन ठीक अल्फा से ले जा रहे हैं। कोई खींच रहा होगा, फोर्स ऑफ कोर्स लगा दिए, छोड़ दे तो नीचे जी साइन अल्फा जाता है ना, बट आज उल्टा कर रहे हैं, ऊपर जी साइन अल्फा को ले जा रहा है। तो कहा कि ये एंगल जो है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसा टेढ़ा हो गया, ये लिक्विड ऐसा हो गया है। तो इसका बताइए कि हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल होगा। ये अपना ये तो इंक्लाइन ऐसे पानी ऐसा हो गया है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, ध्यान रहे, ये एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से निकलेगा। तो वो निकल जाएगा तो फिर आप कोई और एंगल निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग को ये थीटा बताना है, ये थीटा, बिकॉज ये निकल जाएगा। तो अगर कोई इंक्लाइन प्लेन से पूछेगा तो क्या कर दे, इसमें अल्फा जोड़ दीजिएगा, है ना, बिकॉज हॉरिजॉन्टल से ये लाइन इसके पैरेलल हुआ। तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन तो यही हुआ। तो इसके लिए क्या करना, मैंने आपको क्या बताया, कुछ नहीं, बहुत फॉर्मूला लगाइए सर, इसको रिजॉल्व कीजिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अलोंग इंक्लाइन परपेंडिकुलर इंक्लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो ये एंगल है अल्फा,
हॉरिजॉन्टल अल्फा है ना, तो ये हो जाएगा सर जी साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऊपर हो जाएगा जी साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि tan थीटा इक्वल टू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा कॉस अल्फा अपान, ऊपर जा रहा तो क्या लेंगे प्लस, तो जी प्लस जी साइन स्क्वायर अल्फा। सो tan थीटा हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये हुआ ये थीटा। कोई पूछे कि इंक्लाइन प्लेन से बताओ तो आप अलग बता दीजिएगा। ये इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, ऐसा है, तो हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन बीच का एंगल कितना अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा कह दीजिएगा। जैसा होगा ऐसा, एक क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन का उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन सब लोग जानते होंगे, इसलिए मैंने जानबूझ के अलग से क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन तो आंसर की तरह बच्चे याद रखते हैं कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन पर छोड़ दिया जाए, ऐसे फ्री छोड़ दिया जाए चलने को, तो इसका जो पानी का सरफेस होता है ठीक ये लाइन ये इसके पैरेलल हो जाता है, किसके इंक्लाइन प्लेन के। तो आप उसको प्रूव कर सकते हैं। ये आपका जी साइन अल्फा हो गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजॉल्व करके इसमें पुट कर दीजिएगा जो फार्मूला है, यू विल फाइंड tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो याद रखना है कि अगर फ्री नीचे जाता है तो जो फ्री सरफेस है वो इंक्लाइन के एकदम पैरेलल हो जाता है, इसलिए हमने उल्टा क्वेश्चन किया। और इससे अधिक जानने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, इस पे क्वेश्चंस हैं तो कीजिए और क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। ठीक है, सो रिवीजन करते रहिए, साथ साथ चलते रहिए, थकिएगा मत। बिकॉज एक बार आपने कई बार किया, एक बार और कर रहे हैं, ये नहीं कि पहले में जोश था दूसरे में ख़त्म होने लगेगा। ध्यान रखिए भी तो रिवीजन कर रहा है, इसलिए मैंने आपको आज कहा कि हम लोग फिर मॉड्यूल वाइज फिर प्रैक्टिस करेंगे। आपको मॉड्यूल 1 का प्रैक्टिस पेपर देंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे, फिर उसको बताएंगे, तो एकदम जाके चीज़ें आपको अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो मॉड्यूल 1 में और आप रिवीजन कीजिए, और जो भी टॉपिक हैं मेंशन कीजिए, हमको भेजिए, हम आपको ऐसे ऐसे टॉपिक पे लेक्चर्स बना के आपको हम देते रहेंगे, फिर आगे मॉड्यूल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।